धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। खबर को 4 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। धर्म संसद को लेकर आज अहम सुनवाई हुई है। खबर के दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि रेखा शर्मा जो एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन हैं, उनकी भूमिका पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही सुनवाई हो रही हो, एसआईटी बना दी गई हो, एफआईआर दर्ज हो रही हो, लेकिन फिर भी भगवा गैंग वाले लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भी जहरीली और नफरती भाषा बोल रहे हैं। और खबर के चौथे हिस्से में आपको बताऊंगा कि कैसे दीमक की तरह आरएसएस इस देश को खा रहा है, खोखला कर रहा है, और कौन इस तरीके का भाषण दे रहे हैं। और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का यानी कि केशव प्रसाद मौर्य वो कैसे भागता हुआ दिखाई दे रहा है जब उसका सामना, डायलॉग सुना होगा ना आपने वो वांटेड फिल्म में, जिस दिन तेरा सामना असली पुलिस वाले से होगा पैंट गिली हो जाएगी तेरी। तो उसी तरीके का सीन आप देख सकते हैं कि जब असली पत्रकार से सामना होता है तो कैसे ये भाग जाते हैं, वो जरूर देखिएगा खबर के चौथे हिस्से में। अब शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई करके कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में जो जहरीले बोल बोले गए हैं उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है हम वहां की सरकार से पूछ सकते हैं। नोटिस जारी करके 10 दिन का समय दिया गया और सरकार अब जब जवाब देगी उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ये पहली लाइन निकल के सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई से आई। दूसरी लाइन जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी कुछ जहर उगला गया। आप जानते हैं ना सुरेश को चौहान जो अपने आप को पत्रकार बताता है, पत्रकारिता के नाम पे भी एक धब्बा है, कलंक है, लेकिन एडिटर इन चीफ बताता है भाई पैसा है, दलाल चाटुकार दंगाई और ईमानदार पत्रकार है, इकट्ठा करके पैसा बना के चैनल बैठ गया। उसने भी खूब जहर उगला है। ये मामला भी पिटीशन के अंदर उठा है। तो इस पे कहा कि अच्छा भाई इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांग लेते हैं। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार से भी जवाब मांग लेते हैं। तो दोनों मामलों में 10-10 दिन की मोहलत देते हुए जवाब मांग लिया गया है। इसके अलावा एक दिलचस्प लाइन और कही गई है। कहा गया है कि आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है, हम ना रोक लगाने की, उस पर रोक लगाने के लिए आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। ये 3 तरीके की चीजें आज की सुनवाई के दौरान निकल के आती हैं। इन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है, इस पर पहले एक लाइन आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि इस पिटीशन में आज की सुनवाई के दौरान क्या दिलचस्प पहलू उभर के सामने आया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उस दौर में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जबकि वो तमाम खबरों को देखता भी होगा, सुनता भी होगा, वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। देश के जाने माने 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक लेटर लिखा है और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की मांग की है और कहा कि वो स्वतः संज्ञान ले। तो स्वतः संज्ञान लेना तो दूर, लोग जाके दरवाजा पीट रहे हैं, खटखटा रहे हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी हम कुछ करेंगे नहीं, अभी हम पहले जवाब का इंतजार करेंगे, सरकारें क्या जवाब देती हैं। आपको याद होगा जमीयत उलमा हिंद के जो एक महासचिव हैं, चाचा अध्यक्ष हैं, भतीजा महासचिव हैं, महमूद मदनी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी एक पिटीशन दाखिल की थी। उस पर जो है सुनवाई नहीं हुई। बाद में 2 बड़ी शख्सियतें, जिनमें से एक पटना हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं, नाम उनका है अंजना प्रकाश, और इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार कुर्बान अली जो राज्यसभा में चैनल में भी रह चुके हैं, उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी। उस पर सुनवाई करते हुए 3 तरीके की बातें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुनाई दी, दिखाई दी। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज जो निकल के आई वो ये कि तुषार गांधी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आप जानते हैं तुषार गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़ पोते हैं। उन्होंने भी कहा है कि एक हस्तक्षेप याचिका मैं भी दाखिल कर रहा हूं, मुझे भी इसमें पार्टी बना लीजिए। मैं भी चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जहरीले भाषण दिए हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी याचिका दी है। हमें एक सवाल
यहाँ उठाना बेहद जरूरी लग रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के जाने माने अर्थशास्त्री, पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उनको लेकर भी हरिद्वार की धर्म संसद से कहा गया था कि मैं अगर नाथूराम गोडसे होता ना तो संसद भवन में जाकर मनमोहन सिंह को गोलियों से भून डालता। ये एक साधु बोल रहा था वहां पे खड़ा होकर धर्म संसद में। तो कम से कम मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के दौर के प्रधानमंत्री हुए हैं, कम से कम कांग्रेस ही पार्टी बन के खड़ी हो जाती है। अगर कांग्रेस में पार्टी बनने का दम नहीं है तो कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लोग ही खड़े हो जाते। या जो वर्तमान समय में सरकार बनी हुई है जिसके प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं मैं जिंदा भाग आया हूं, मतलब जिंदा बच के आ गया हूं। आपने देखा ना, संजय राउत ने कहा कि वो जो नारा लग रहा है ना मोदी जिंदाबाद, वो मोदी जिंदाबाद नहीं है, वो मोदी जिंदा भाग, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो जिंदा बच के आ गए हैं। कम से कम उन्हें शर्म आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे संसद में आकर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देने की धमकी दी जा रही है। वो खुद पार्टी बन के जाते और कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे। वैसे तो खुद ही करके दिखाते हैं, लेकिन कुछ होता हुआ उस मामले में नहीं दिख रहा है। तो ये हाल है सुप्रीम कोर्ट का। अब जिक्र कर लेते हैं महिला आयोग का। देखिए, जिस वक्त हमारे देश में ये तमाम आयोग गठन किए गए तो एक सोच डेवलप हुई थी उस वक्त। जानते हैं क्या कि अदालतों में इतना बोझ है, अदालतों में वो मुकदमे आते हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, चार्जशीट हो जाती है, फिर ट्रायल चलता है। इसके अलावा भी हमें अलग से कुछ कमीशन आयोग बनाने चाहिए जिनके पास कुछ न्यायिक जो है वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अधिकार होने चाहिए। तो आयोग बनाए गए, बाल आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये तमाम आयोगों का गठन 90 के दशक में हमारे देश के अंदर हुआ। तो उसी में से एक आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग। वर्तमान समय में उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती हैं रेखा शर्मा। अब इन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी हकीकत ये है कि जो सरकार के करीबी होते हैं उनको यहाँ बैठा दिया जाता है। तो रेखा शर्मा की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, पहले कहानी जान ली। ये खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनसीडब्ल्यू को बताया है कि साहब गाजियाबाद के मसूरी थाने में जो यति नरसिम्हानंद के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मुकदमे में वो कह रहा था कि हिंदू बेचारा सुबह घर से बाहर चला जाता है, रात को 9 बजे आता है, उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है और बाद में कबाड़ी मुसलमान आता है, प्लम्बर मुसलमान आता है, इलेक्ट्रीशियन मुसलमान आता है, और सब्जी वाला मुसलमान आता है, फल वाला मुसलमान आता है, डिलीवरी बॉय मुसलमान आता है। वो जो उसने कहा था उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा दूसरी एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की गई थी जिसमें उसने कहा था कि बीजेपी के नेताओं को तो मैं जानता हूँ, एक के पास जाती है तो काम नहीं होता, फिर दूसरे के पास जाती है तब काम नहीं होता, तीसरे के पास जाना पड़ता है उनको, तब जाके उनका काम होता है। अब यहाँ भाजपा की जो नेता 1 मिनट में खून खोल उठता है हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी का और चीखने लग जाती है पार्लियामेंट में, उनका किसी का खून नहीं खोला। भाजपा की नेताओं के बारे में क्या बोल रहा है ये। उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा तीसरी एफआईआर दर्ज की गई थी कि इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद रेखा शर्मा ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा कि भाई कार्रवाई करो इसको लेके। तो यति नरसिम्हानंद ने रेखा शर्मा के खिलाफ भी अपमानजनक बयान जारी कर दिया था, उनको भी उल्टा सीधा बोल दिया था। उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई थी, महीनों से एफआईआर दर्ज पड़ी थी। तो इस पर इन्होंने यानी कि रेखा शर्मा ने तलब कर लिया उत्तर प्रदेश पुलिस को, क्या हो भैया बताओ इस मामले में क्या है। तो उत्तर प्रदेश का डीजीपी, मेरठ का एडीजी और गाजियाबाद का एसएसपी पहुंच गए, हाजिरी बजाई। कमीशन के पास तो पावर है, 2 मिनट में लटका सकता है, तो जाएगा तो दौड़े दौड़े तो गए और वहां जाके बताया कि माई बाप हमने इन तीनों मामलों में चार्जशीट कर दी है, यानी कि गिरफ्तारी तो की नहीं, चार्जशीट कर दी है। चार्जशीट करने के बाद अब अदालत से पहले वो सम्मन भिजवाएंगे पीआर से, फिर उसके बाद बीडब्ल्यू वारंट जाएगा यानी कि बेलेबल वारंट जाएगा, फिर उसके बाद एनबीडब्ल्यू वारंट जाएगा, फिर वो एनबीडब्ल्यू में भी नहीं मिलेगा, फिर उसको भगोड़ा घोषित किया जाएगा, फिर जाके कहीं उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और पता चला ऐसी धाराएं लगाई कि वो अदालत पहुंचा जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और खड़े खड़े जमानत मिल गए और उसके बाद फिर बाहर निकल आया। इस पूरी कहानी में उत्तर प्रदेश पुलिस पे तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, रेखा शर्मा पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों उन्होंने पुलिस को फटकार नहीं लगाई। क्योंकि उनका ये ट्वीट देखिए जो 3 जनवरी का हमने निकाला है। इस ट्वीट में वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिए गए यति नरसिम्हानंद के आपत्तिजनक बयान पर उत्तर प्रदेश पुलिस से कह रही है कि कार्रवाई करो। पहले वीडियो सुन लीजिए। उन्होंने बॉलीवुड नहीं कब्जा, उन्होंने सब कुछ कब्जा लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी कब्जा ली, उन्होंने आरएसएस जैसा हिंदू संगठन कब्जा लिया। उनकी औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बिछ जाती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और सीडी हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए तो मैं कहता हूँ सब युवा सन्यासी हो जाते हमारे बलराम मुनि जी हैं, मैं ओपनली इनसे निवेदन करना चाहता हूँ शादी करें। आम हिंदू अगर एक शादी करता तो धर्माचार्यों को 2 शादी कम से कम करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि विशुद्ध डीएनए जो है वो बढ़े, जो शुद्ध डीएनए है, जो धर्म के लिए समर्पित डीएनए है वो बढ़े।
और हमारी संतति बढ़े, हमारे यहाँ समझने वाले लोग बढ़े। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, परंपराएं धर्म की रक्षा के लिए स्थापित। सुन लिया आपने, इस्लाम को फैलाने के लिए ये महिलाएं किसी के भी आगे लेट जाती हैं। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहीं भी सोने के लिए तैयार हैं, किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार है। ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। और इस मामले में रेखा शर्मा ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस को। इस मामले में तो कोई जानकारी नहीं दी थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी तो जाहिर कर रही है रेखा शर्मा कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ? इनके पास तो अधिकार है, लटका सकती हैं। ये तो एक दो अधिकारी को लटका दें, और भाजपा की करीबी मानी जाती हैं, आपको लेके भी कुछ कुछ बोल रहा है तभी कुछ कर दीजिए। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी जा रही है। अब इसके बाद रेखा शर्मा पर एक और सवाल। 5 लाख का इनामी है वीरेंद्र देव दीक्षित। याद आया आपको? ना आया ना? तो ये बिल्डिंग देखिए, किले नुमा ये बिल्डिंग दिल्ली के रोहिणी इलाके में। इसको आध्यात्मिक आश्रम बताया जाता है। एक बार खबर चली कि यहाँ पर लड़कियों को बंधक बना के रखा जाता है, उनको वश में किया जाता है, और उनका यौन उत्पीड़न यानी कि बलात्कार, सेक्सुअली असॉल्ट उनका किया जाता है। उनके साथ सब चीज़ें होती हैं। हंगामा मच गया, बर्पा हो गया, एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन कितने साल बीत चुके हैं, सीबीआई जांच कर रही है। वाह, हर मामले की जांच की मांग सीबीआई से की जाती है। हम तो जी सीबीआई जांच करावेंगे जी, हम तो जी सीबीआई जांच करावेंगे जी। तो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आज तक वीरेंद्र देव दीक्षित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, और एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन बनी बैठी है रेखा शर्मा। उनका भी खून नहीं खोल रहा है, जबकि उनका खून खोलना चाहिए कि आखिर सीबीआई इसको पकड़ क्यों नहीं रही है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ गई है। इसके खिलाफ फर्रुखाबाद की एक अदालत ने वारंट जारी कर दिया कि भैया इसको गिरफ्तार करो, 14 जनवरी तक हमारे सामने पेश करो। किस मामले में ये फर्रुखाबाद की अदालत ने आदेश जारी किया वो भी जान ली। बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो गया है वीरेंद्र देव दीक्षित के। आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित किसी का खून खोल रहा है, किसी के खून में उबाल आ रहा है। दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार या ईमानदार पत्रकार बनकर बैठी हुई एंकर और एंकराइन किसी का खून खोल रहा है? नहीं खोल रहा है। इसलिए रेखा शर्मा की भूमिका पर और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई हो, एसआईटी जांच कर रही हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया हो, सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से जवाब तलब कर रहा हो, लेकिन फिर भी तमाम लोग ये दिखाने और बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि सब कुछ हमारा है, ये तो हमारा बंदा है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जूना अखाड़े की तरफ से 16 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, जूना अखाड़े की तरफ से 16 जनवरी को प्रतिकार सभा का आयोजन किया जा रहा है हरिद्वार में। क्योंकि जूना अखाड़े का कहना है कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ हरिद्वार के 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। यही नहीं, उनके समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर 2 थानों में दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। और जो साधु संतों ने एप्लीकेशन दी थी, एक मौलाना समेत कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए इसके विरोध में प्रतिकार सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू युवाओं को जुटाया जाएगा और उनसे आह्वान किया जाएगा कि वो धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। क्योंकि आज सरकार मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी के दबाव में साधु संतों के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो प्रतिकार सभा की जा रही है। क्या बेहतर ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता कि अब ऐसी कोई धर्म संसद नहीं होनी चाहिए, अब और ऐसी कोई प्रतिकार सभा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा पहले तो हम तो रिपोर्ट मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हाल उस तरीके का हो गया है कि कोई आदमी अदालत में पूछा, कहने लगा साहब मैं तो लंगड़ा हूँ जी। अदालत ने कहा भैया हम तो नहीं जानते, हमने तुझे लंगड़ा देख रहे हैं हम, पर हम लंगड़ा मानेंगे नहीं। तू जा डॉक्टर से लिखवा के लेके आ, डॉक्टर लिख दे, चाहे फिर तेरे पैर दोनों साबुत भी क्यों ना हो। तो फिर अपने आप को खूब कहियो कि साहब मेरे तो दोनों पैर हैं, कागज में लिखा हुआ लंगड़ा, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये लंगड़ा ही है। वो स्थिति जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपनी दिखाई है। तो दूसरा अपडेट अगर इसमें हम रखें, वो हमारे पास आ रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। वही ग्वालियर जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार चला और उनके सीने में 3 गोलियां नाथूराम गोडसे ने उतार दी। तो वहां नाथूराम गोडसे का मंदिर बन चुका है और आए दिन उसका गुणगान वहां किया जाता है, नारेबाजी उसके हक में की जाती है। तो वही लोग जो हिंदू महासभा वाले हैं वो सामने आ गए। उन्होंने कहा 23 जनवरी को, मतलब 16 जनवरी को प्रतिकार सभा हरिद्वार में और 23 जनवरी को धर्म संसद होगी ग्वालियर में, और धर्म संसद में
युवाओं को जुटाया जाएगा, महिलाओं को जुटाया जाएगा और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री 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 कालीचरण महाराज को बुलाया जाएगा, जो वर्तमान समय में रायपुर की जेल में बंद है। कहा गया है हिंदू महासभा के जरिए कि देखो हमने पैरवी की, पुणे से उनको जमानत दिलवा दी और अब हम रायपुर में भी उनकी पैरवी कर रहे हैं, जल्द ही उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच आएंगे, बताएंगे कि देश के बंटवारे के लिए असल में कौन जिम्मेदार है और गोडसे ने गांधी को आखिर क्यों मारा था। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हौसले कमजोर नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तमाम कार्रवाइयों के बावजूद ये दिखा रहा है कि किसके संरक्षण में पल रहे हैं या इनको पलवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। रात दिन अपने आप को भाषणवीर दिखाते हैं और तमाम न्यूज़ चैनलों पर बैठकर लंबी लंबी हाँकते हैं, लेकिन जब पत्रकार सामने बैठा होता है तो वांटेड फिल्म जैसा सीन सामने आ जाता है कि जिस दिन तेरा मुकाबला एक ईमानदार पुलिस वाले से हो जाएगा उस दिन पैंट गीली हो जाएगी तेरी। बीबीसी के पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। पत्रकार ने पूछा कि जो धर्म संसद हुई है इसको लेकर आपका क्या कहना है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहना शुरू कर दिया चुनाव को लेकर बात करो। क्यों भैया, इस पे भी बोल लेते हैं ना, हर चीज़ पे बोलने के आज़ाद हो और हर चीज़ पे खूब कूद कूद के बोलते हो और अपने आप को पता नहीं क्या दिखाते रहते हो रात दिन कि आपसे बड़ा भाषण भी नहीं है। एक पत्रकार ने ईमानदारी से सवाल पूछा, बस हो गया काम। देख लीजिए नज़ारा। कोई नरसंहार की तो बात नहीं होती है, यहाँ भी कोई नरसंहार की बात नहीं होती है। ये तो वीडियोस हैं सर हरिद्वार। मैं नहीं जानता किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल जो लेकर के आए हैं, उसमें आज चुनाव को लेकर के आए, आप चुनाव को लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं, मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं, ऐसा नहीं। आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट क्या? मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं सर, नहीं। हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते ना। नहीं मैं ऑफ कर लीजिए। मतलब आप करो कैमरा। क्योंकि देख लिया नज़ारा, ये है केशव प्रसाद मौर्य। अब ये वीडियो तो सामने आया है इसलिए क्योंकि इन्होंने तमाम वीडियो डिलीट करा दिए थे, माइक छीन दिया, मास्क उतार के फेंक दिया, पत्रकार के साथ बदसलूकी की, हो सकता है ऑफ कैमरा गाली गलौच जो भी कुछ है। ये अपने जिस चरित्र के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हैं और दूसरों को बाहुबली और गुंडा बताते रहते हैं। अपने खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उसको कोई नहीं देखता है। तो ये सब भी इन्होंने किया है। पत्रकार का नाम जो हमारे पास आया है वो है अनंत जनाड़े। तो उनके साथ ये बदसलूकी की गई, लेकिन बाद में आप जानते ही हैं कि जैसे किसी भी मेमोरी कार्ड से डिलीट कर दो बाद में रिकवर हो जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन्होंने रिकवर किया, तब ये वीडियो ट्वीट किया और इस पूरे मामले को लेकर जेपी नड्डा से भी शिकायत की, प्रधानमंत्री से भी शिकायत की, गृह मंत्री से भी शिकायत की, लेकिन क्या अभी तक कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब उल्टा हो सकता है कि बीबीसी के पत्रकार कहीं और जाएंगे तो उनके साथ हाथापाई और माँ बहन की दबा के की जा सकती है, उनको जाने में दिक्कत आ सकती है रिपोर्टिंग करने में। लेकिन आप चरित्र देखिए। अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह इंदौर में पहुंचे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच थे, वहां उन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है ना वो दीमक की तरह है, जैसे दीमक दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर घर को खोखला कर देता है और अंदर ही अंदर जो भी सामान होता है, जो वस्तु होती है उसको खोखला कर देता है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, हमें इसे अनदेखे दीमक से लड़ना है, समाज को बताना है और ये मेरी बात सामने आने के बाद वो लोग मुझ पर निशाना ज़रूर साधेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन है आरएसएस, कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कहाँ वो काम करता है, क्या उसका काम है। इस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, सुन लीजिए। बात यही है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा तालियां मैं खाऊंगा क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ कर। ये विचारधारा की बात है। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहां, तुम्हारा अस्तित्व कहां है, रजिस्टर्ड संस्था कहां है। ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं। हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुलेआम कोई काम नहीं करेंगे। गुप्त रूप से बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, गलत भावना फैलाएंगे। और मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि कभी आरएसएस ने कभी संगठन के रूप में कहीं धरना दिया, कोई आंदोलन किया,
कहीं किसी आम जनता या किसान और मजदूर की लड़ाई कहीं लड़ी? कभी नहीं लड़ेंगे, कभी ऊपर से नहीं आएंगे, वो हमेशा आपके घर में आएंगे। अरे भाई साहब, मजदूर से आपने चाय नहीं पिलाई, जरा चाय तो पिलाइए। अरे भैया बहुत अच्छे लोग हैं ना, हमें भोजन तो करा। सुन लिया आपने। तो ये तमाम आज का बुलेटिन था जो आपके सामने समेट के रखा। वैसे हम चाहें तो इसी बुलेटिन के अलग अलग खबर को भी आपके सामने रख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक खबर यहाँ आ गई, खबर वहाँ आ गई, हो सकता है कुछ खबरें व्यूज़ ज़्यादा भी मिल जाएं। भाई मान लीजिए दिग्विजय सिंह पहला खबर बना दीजिए, और मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य पहला खबर बना दीजिए, और रेखा शर्मा पे एक अलग खबर बना दीजिए, यति के ऊपर अलग खबर बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अलग खबर बना दीजिए। लेकिन हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि चंद मिनटों के अंदर आपको तमाम चीज़ें दिन भर की जो घटें वो समेट कर बता दें। कुछ लोगों को बोरियत भी होती है, 10 मिनट में 100 खबरें देख रहे के आदी हो चुके हैं ना, चाहे खबरों का फिर बलात्कार ही क्यों ना हो जाता। उन लोगों से हमारा कहना यह है कि वो खबर को ना ही देखें तो बढ़िया है, क्योंकि उनको खबरों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।